हाँ तो बच्चों देखिए, हमारी अगली क्लास में जो भूगोल की क्लास है आज, उसमें हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। हमने जान लिया संसाधन के प्रकार के बारे में हमने जान लिया, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है संसाधन विकास। और उसके साथ साथ संसाधन के विकास के लिए, संसाधनों का ध्यान रखने के लिए कि उनकी कोई ऐसी क्षति ना हो, उनका नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या तरीके अपनाए गए, उनके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास बच्चों, जिस प्रकार से एक मानव को अपने जीवन जीने के लिए, एक सामान्य जीवन को जीने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से संसाधनों के विकास, संसाधनों को आगे बढ़ाना, उनकी वृद्धि करना, उनको बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन को जीना ही नहीं, सिर्फ जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता हमको पड़ती है, बहुत जरूरी है। यानी कि जीवन को जीने के लिए, एक सामान्य जीवन को जीने के लिए, साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी हमें संसाधनों का विकास अति आवश्यक है। ये नहीं कि हमें संसाधन अगर दिए हैं, मिले हैं प्रकृति से, तो हम उनका अंधाधुंध उपयोग करते रहें और हम किसी बात का ध्यान ना रखें, सिर्फ हमारी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका हम आंख बंद करके उपयोग करते रहें। तो संसाधनों का विकास भी बहुत जरूरी है। अगर संसाधनों का विकास नहीं हुआ, इनकी मात्रा नहीं बढ़ी, या हमने इनका उपयोग इस प्रकार से नहीं किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये काम आए, या हमारे जीवन की पूर्ति सभी भाइयों को, सभी देशों को बराबर से मिले, या सभी जनता को बराबर से मिले, ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो संसाधनों का विकास भी अति आवश्यक है। अब बच्चों, विकास के साथ साथ अब हम जो जानेंगे वो ये है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से नुकसान। कि अगर हम संसाधनों का, हमें पता है कि संसाधन सीमित है, और संसाधन जो है ये माना जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। प्रकृति अपने हिसाब से देगी हमको, ये हमारे हिसाब से नहीं मिलेंगे, ये प्रकृति अपने हिसाब से हमको अवेलेबल करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी। तो फिर भी हम उनको अंधाधुंध उपयोग में लाते जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको उपयोग में लाते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जो हमको एक संकट की घड़ी सामने नजर आएगी। तो अब ये देखा जाएगा कि हमें ऐसी कौन कौन सी समस्याएं एक बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर देखने को मिल रही है, जो हमारे सामने आ रही है, जो आगे बहुत बड़ी और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहली जो जो नुकसान है वो है संसाधनों की कमी। बच्चों, अगर इसी प्रकार से हम इन संसाधनों का उपयोग करते रहेंगे तो आगे चल करके ये संसाधन हमको इतने कम पड़ जाएंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके जीवन को जीने के लिए, ये उनकी मात्रा बहुत न के बराबर उनके पास बचेगी, या उनको जीवन जीने के लिए बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो संसाधनों की लगातार कमी होती जा रही है, ये भी एक हमारी अंधाधुंध उपयोग की का ही परिणाम है। दूसरा है बच्चों संसाधनों का संकेंद्रीकरण। संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, उन संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा हो रखा है, कुछ इस प्रकार से बंटवारा हो गया है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में ही संसाधन आ गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में पृथ्वी पर जो इस समय जनता अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो दो भागों में बंट करके रह गई। जिनके हाथ में संसाधन आ गए हैं वो संपन्न हो गए, यानी संसाधन संपन्न हो गए, और जिनके हाथ में संसाधन नहीं है, या जिनकी पहुंच से संसाधन दूर है, वो एक संसाधन विहीन, संसाधन रहित हो गया वो समूह, और उसको हम गरीब कह सकते हैं। यानी कि एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया, एक संसाधन संपन्न हो गया और एक संसाधन विहीन हो गया। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का बंटवारा अगर संसाधनों का होगा, तो सीधी सी बात है, समाज दो भागों में बंट जाएगा, जिसको हम अमीर और गरीब कह सकते हैं। एक समाज का एक समूह संसाधनों को खूब उपयोग कर रहा है, और एक समाज के पास में संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो भारत के अगर हम देखें तो संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा है, उपलब्धता है कि कहीं तो संसाधन है ही नहीं। जैसे अगर हम देखें तो झारखंड वगैरह को अगर हम लेते हैं तो वहाँ संसाधन बहुत है, जैसे कि कोयले की खाने वगैरह है और जंगल वगैरह है, इस तरह से
और एक अगर हम पानी के क्षेत्र में अगर लेते हैं, जैसे पानी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में खूब पानी है मान लो, लेकिन राजस्थान को अगर देखते हैं तो पानी बिल्कुल नहीं है, वहां लोग प्यासे मरते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन को जीने के लिए संसाधनों का जो बंटवारा हो रखा है वो कुछ असमान वितरण है, उनका वितरण ठीक तरीके से नहीं है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सभी को, समाज के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को इनका जो इनकी जो सुविधा है वो सभी को बराबर मिल सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का जो केंद्रीकरण है वो हमें नुकसान दे रहा है। संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा होना चाहिए कि सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सके, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी जो बात है बच्चों वो है वैश्विक परिस्थिति की संकट। वैश्विक परिस्थिति की संकट का पैदा होना, ये बच्चों जो ये नुकसान जो हमारे सामने आता जा रहा है ये एक पूरे विश्व स्तर पर है, ये भूमंडलीय स्तर पर है और इसका नुकसान हमें एक बहुत ही भयानक रूप से सामने आने की संभावना बनती जा रही है। जिसके कुछ हमारे सामने क्या रखे, भूमंडलीय तापन, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जैसे जैसे पर्यावरण में, वायुमंडल में असमानता होती जा रही है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसका खतरा हमारे सिर पर बढ़ता मंडराता जा रहा है। तो बच्चों, भूमंडलीय तापन की वजह से बाढ़ जैसे आसार भी बन सकते हैं और भी बहुत सारे इसके नुकसान हो रहे हैं। तो इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग बड़ी सोच समझ करके सावधानी से करना है। दूसरा उसका जो परिणाम हमारे सामने आ रहा है बच्चों वो है ओजोन परत का अवक्षय। हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है, अब ओजोन परत का क्या रोल है बच्चों, ये भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि सूर्य की किरणों से जो कॉस्मिक किरणें, घातक किरणें, जो नुकसानदायक किरणें सीधी हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, अगर वो पहुंच जाए, हम तक पहुंच जाएं तो वो हमको सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो उनके घातक किरणों को रास्ते में ही अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, अपने अंदर रोक लेती है। तो वो हम तक इन किरणों को नहीं पहुंचने देती, ओजोन परत का ये काम है। लेकिन जैसे जैसे हम इन संसाधनों का गलत उपयोग करते जा रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं, तो वो ओजोन परत में भी अब छेद होता जा रहा है, उसमें भी क्षय यानी कमी होती जा रही है, जिससे कि कुछ किरणें हम तक पहुंचना शुरू हो गई है, ये मानकर आपको चलना पड़ेगा। तो ओजोन परत में भी नुकसान होना शुरू हो गया है, ये भी संसाधनों के गलत उपयोग के कारण ही संभव हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। पर्यावरण प्रदूषण, ये तो बच्चों आप जानते ही हैं कि जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होगी, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होगी, पेड़ पौधे और हम लगा नहीं रहे हैं उसकी तुलना में, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। ये हमारे सामने सबसे सामान्य जो परेशानी है, जो हमको रात दिन देखने को मिल रही है, ये हमारे सामने करंट में चल रही है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये समस्या आ रही है भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण यहाँ पर बच्चों ये है कि भूमि जो है उसकी क्वालिटी में लगातार कमी आती जा रही है। जो भूमि का उपजाऊपन है, जो भूमि की जो क्वालिटी, जो किस्म थी पहले, वो आज उसके अंदर उपलब्ध नहीं है और ये लगातार हमारे संसाधनों के गलत उपयोग के कारण ही हो रहा है। तो इसका भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संसाधनों का हम इसी प्रकार से गलत उपयोग करते रहे, अंधाधुंध का उपयोग करते रहे, हमने सावधानी नहीं बरती, तो हमारे सामने ये समस्याएं पैदा होंगी कि इनकी मात्रा कम हो जाएगी, इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और संसाधन जो है वो एक हाथ में आकर के रह जाएगा, एक हाथ है जो वो संसाधनों विहीन रह जाएगा। तो समाज दो भागों में बढ़ जाएगा, ये भी समस्या आएगी। और वैश्विक परिस्थिति की जो अगर संकट पैदा होता है तो उसके द्वारा हमें ये समस्याएं सामने आएंगी, जो कि बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद बच्चों, जब ये समस्याएं सामने आने लगी विश्व स्तर पर, तो विश्व के देशों को चिंता होने लगी
और विश्व के 100 से ज्यादा देश एक साथ मिले और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की, इस पर विचार मंथन किया और ब्राजील के शहर डी जेनेरियो में जून 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। ब्राजील के शहर डी जेनेरियो में एक पृथ्वी पर आधारित सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 100 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी के बारे में सोचना, संसाधनों के बारे में सोचना कि किस प्रकार से इनको उपयोग किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, जो नुकसान हो रहा है उसका क्या समाधान निकल सकता है। इस समाधान को ढूंढने के लिए यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जून 1992 में, जिसको री डे जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों, ब्राजील के शहर री डे जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 100 से भी ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक विकास की समस्या का हल निकालने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण, जो लगातार पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, उसकी जो उसमें हानि हो रही है उसकी वजह से, और सामाजिक और आर्थिक विकास की जो समस्या पैदा हो रही है, समाज हमारा विकास नहीं कर पा रहा है और आर्थिक विकास हमारा नहीं हो पा रहा है, इस पर मंथन करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए यह सम्मेलन किया गया। अब आता है बच्चों भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, विश्व स्तर पर जो जलवायु में जो बदलाव आ रहा है, जलवायु का जो बैलेंस बिगड़ रहा है उस पर, और जैविक विविधता पर, जैविक विविधता जो जैविक अंतर है जगह जगह पर जो अंतर पाया जाता है, उस विविधता पर उनका समाधान ढूंढने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए इन सभी देशों के द्वारा। ये सभी देश उस समस्या के लिए एक हुए। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति, कि वन के जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो वन नीति बनाई गई है, उन वन नीतियों पर काम करने के लिए भी सहमति जताई गई कि अब जो वन के जो कानून बनाए गए हैं सरकारों के द्वारा, उन कानूनों पर हमको अमल करना होगा, उन पर हमें गौर करना होगा। इस बात पर भी सहमति जताई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास, बच्चों इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, हम जानेंगे। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। अभी हम इसके बारे में बताऊंगा आपको कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। इसके बाद फिर एजेंडा 21 जो नाम हमारे पास आया है। अब ये एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा ये भी एक योजना है, एक प्लानिंग है जो 21वीं सदी के नाम से कही गई, इसलिए यहाँ पर 21 लगाया गया है। ये 21वीं सदी में इस एजेंडे को तैयार किया गया, इस पर काम किया गया, इस पर विचार किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, वो देखेंगे। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। अब सतत पोषणीय विकास बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन भी पेपर में खूब आता है। 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। इसकी परिभाषा कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो बच्चों सतत पोषणीय विकास एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, इस प्रकार की सोच है, इस प्रकार का विचार है कि हमें पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए, इस सोच समझ के साथ उपयोग करना चाहिए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी संसाधन कम ना पड़े और पर्यावरण को भी कोई क्षति या कोई नुकसान ना पहुंचे। इस सोच के साथ, इस योजना के साथ अगर हम संसाधन का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार का जो उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दोबारा सुनेंगे बच्चों। पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन कम ना पड़े, उनको भी उनकी कमी महसूस ना हो और हमारी भी पूर्ति हो जाए। और
पर्यावरण को भी कोई उसका नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधन उपयोग में भी आते रहे और उनका लगातार उनका पोषण भी होता रहे, वो विकास भी करते रहे। इस प्रकार के उपयोग को ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये ध्यान रखें बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, ये आता है पेपर में। अब एजेंडा 21 का दूसरा क्या है? यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। क्या कहा? विश्व स्तर पर इसके बारे में सोचना। किस किस के बारे में? समान हित, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, आपस में पारस्परिक आवश्यकता, सबकी जो आवश्यकताएं हैं सभी देशों की, विश्व के सभी देशों की जो आवश्यकताएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, और सभी की सम्मिलित जिम्मेदारी होगी। और ये किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं होगी, देश के विश्व के सभी जो देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं वो सभी देश अपनी जिम्मेदारी इसमें निभाएंगे और इस आवश्यकता के लिए काम करेंगे। सभी अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए, सभी की आवश्यकताओं को समझते हुए पारस्परिक सहमति जताई उन्होंने, पारस्परिक आवश्यकता को ध्यान में रखा गया उन्होंने, और विश्व सहयोग के द्वारा, पूरे विश्व के सहयोग के द्वारा ये काम एक किसी देश का या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये विश्व के सहयोग के बिना ये काम हल हो नहीं सकता। तो पर्यावरणीय क्षति जो हो रही है उस पर गरीबी और रोगों से निपटना इसका उद्देश्य था। एक इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों ये था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे और सभी स्थानीय निकायों को, हर देश में सभी स्थानीय निकायों को ये कहा गया कि वो अपने निचले स्तर से इस पर काम करना शुरू करें, वो भी अपना एक एजेंडा तैयार करें स्थानीय स्तर पर और उस एजेंडे पर काम करें, उस पर विचार करें और इस पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी एक रूपरेखा तैयार करके उस पर काम करना शुरू करें। तब जाकर ये बड़े स्तर पर काम हो पाएगा। अगर नीचे स्तर पर काम नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर काम देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो बच्चों सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ा। अब हमारे सामने एक और वो है बच्चों, एक है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन हमने अभी पढ़ा, सतत पोषणीय विकास पढ़ा, उसमें जाना कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि संसाधन हमारे लिए भी कम ना पड़े और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कम ना पड़े और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि पर्यावरण जो संसाधन है पर्यावरण में, वो संसाधन हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो संसाधन हमने हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है हमने उनसे उधार ले रखे हैं। और बच्चों जो उधार लेते हैं हम किसी से तो हमको चुकाना पड़ता है, तो हमको चुका के भी जाना है उनको। कहने का मतलब ये है, तो अगर हम ये सोच करके उनको उपयोग करेंगे कि हमने आने वाली पीढ़ी से ये संसाधन उधार में ले रखे हैं तो हमें वो चुकाना भी है उनको, तो समय रहते रहते हमको चुकाना भी है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी को हम इन संसाधनों को वापस उनको संभला सके, उनको सौंप सके, उनको भी काम में लेने के लिए सेव कर सके। इस प्रकार से उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। लेकिन अब वो क्या तरीके हैं, क्या उसकी शिक्षा है, क्या उसकी पद्धति है जिनके माध्यम से हम इसका उपयोग करना सीख सकें। वो जो उपाय है, वो तरीका है, वो जो प्रणाली है, जो पद्धति है, वो प्रणाली पद्धति ही संसाधनों का नियोजन कहलाता है। यानी कि वो तरीके, वो उपाय जिनके माध्यम से हम संसाधनों का ठीक से उपयोग करना सीख जाएं जीवन में। तो इस प्रकार के जो तरीके, जो उपाय जो है, जो पद्धति है, जो विचार है, वो ही या वो शिक्षा जो है वो ही संसाधनों का नियोजन कहलाती है। तो बच्चों आज हमने संसाधनों के विकास के बारे में, संसाधनों के गलत उपयोग से जो नुकसान हो रहे हैं हमें उनके बारे में, और फिर उसके बाद सतत पोषणीय विकास के बारे में, री डे जेनेरो
जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 जून 1992 का, उसके बारे में। फिर उसमें आ गया एजेंडा 21, उसके बारे में, सतत पहुंचने विकास के बारे में, और लास्ट में हमने जो जाना वो जाना संसाधन नियोजन क्या होता है। तो बच्चों दोबारा से देखेंगे हम संसाधन नियोजन कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। उपयोग करने के तरीके के लिए एक सर्वमान्य रणनीति है। इससे भारत में जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है। हमारे देश के अंदर संसाधन जो उपलब्ध है वो बहुत विविधता के साथ उपलब्ध है। संसाधन खूब है लेकिन असमान वितरण उनका हो रहा है। तो उनका ठीक से उपयोग करने का जो तरीका है, जो पद्धति है, वही उनका संसाधन नियोजन कहलाता है। कि इस प्रकार से नियोजन करें, इस प्रकार से उनको सिस्टम से हम उनका उपयोग करें, तो जो सिस्टम है, जो हमारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। धन्यवाद।